सभी को सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके सामने। पेपर को सॉल्यूशन करवाऊंगा और इस बार क्या है कि थोड़ा प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, क्लासें भी नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, अभी जैसे वो बुक बनाने में बिजी हैं, ठीक है, बुक लिख रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है भाई बुक लिखना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी रातें गंवा रहे हैं हम और शॉर्टकट तरीके से नोट्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं। बीएसटीसी के लिए कंप्लीट राजस्थान जीके होगा वो। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आप सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी जो क्लासें हैं चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, कैप्सूल बुलेट पढ़ना चाहते हो, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो आप। क्रैश कोर्स से फायदा, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी क्लास नहीं आ पाएगी प्रिय विद्यार्थियों, टाइम नहीं मिल रहा है मुझे भी। ठीक है, तो क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ 6 अप्रैल से पहले पहले बुक लॉन्च करनी है अपने बीएसटीसी की। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो हिंदी साहित्य का। उसके अंदर कंप्लीट सब कुछ दे रखा है, बस अच्छे नंबर लाना चाहते तो वो ज्वाइन कर लो आप। कंप्लीट पढ़ लेना उसको, सीरीज विशेष तौर से पढ़ लेना। सीरीज उसके अंदर दे रखी है, इंपॉर्टेंट बोर्ड सीरीज। उसके अंदर क्या है कि जैसे सब कुछ दे रखा है आपके सामने, जितने भी जो व्याकरण की चीज़ें हैं, जैसे काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, ठीक है, सब कुछ टॉपिक उसके अंदर करवा रखे हैं। साथ ही कवि परिचय लेकर सब करवा दिए मैंने कि किस प्रकार से साहित्य परिचय लिखना है, सब कुछ। ठीक है, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, सब कुछ ऐप के अंदर प्रिय विद्यार्थियों। अब देखो इतनी क्लास से यूट्यूब पर नहीं आ पाएगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपके सामने ये पेपर लेके आया हूँ मैं। तो इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ये देखिएगा, जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा वो ये पूछा कि देवसेना का जो गीत है वो किस कवि द्वारा रचित है। देवसेना का जो गीत है वो किस कवि द्वारा रचित है, यहाँ पर आपको पूछा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसका आंसर करें। देखें, जयशंकर प्रसाद दे रखा है, अज्ञे दे रखा है, निराला दे रखा है, पंत दे रखा है। तो हम सब जानते हैं देवसेना का गीत हो गया, कार्नेलिया का गीत हो गया, ये आपके किसके द्वारा रचित है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा रचित हैं? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1889 के अंदर हुआ था। 1889 में कहाँ हुआ था? काशी के अंदर हुआ था। ठीक है, और प्रिय विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद जी के 2 गीत है। एक तो हमने देखा देवसेना का गीत, एक तो है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। दोनों गीत किनके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। जो देवसेना का गीत है और कार्नेलिया का गीत है, दोनों किस नाटक से लिए गए हैं? जिसमें कार्नेलिया का जो गीत है, कार्नेलिया का, ये तो लिया गया है आपके चंद्रगुप्त नाटक से, और जो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। तो ये प्रश्न भी आपका यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा ये है कि कवि निराला किस छंद के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? सवैया, गीतिका, मुक्त छंद या छप्पई छंद? तो कवि निराला जो है प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो है मुक्त छंद के, किसके? मुक्त छंद के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सी करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म पश्चिमी बंगाल के महिषादल में हुआ था, जरूर याद रखें आप सभी। ये दीप अकेला, अगला देखो, ये दीप अकेला कविता में दीप किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हुआ है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दीप अकेला कविता आपको पढ़ी होगी, तो ये दीप अकेला जो कविता है ये अज्ञे जी की होगी मेरे हिसाब से। हाँ, ये दीप अकेला, हाँ, ये कविता में दीप किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं? व्यक्ति, समष्टि, समाज या मित्र? नहीं, ये आपके व्यक्ति के रूप में जो है यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये याद रखना आप सभी विद्यार्थी अच्छे से। नेक्स्ट देखे, देखो चौथा क्वेश्चन, आगे देखो, चौथा क्वेश्चन है कि दिशा कविता का वर्ण विषय क्या है? दिशा जो कविता है, दिशा कविता, इसका वर्ण विषय क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दिशा कविता में देखो आप सभी विद्यार्थी, किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, दिशाओं का ज्ञान, बसंत का वर्णन। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान। दिशा कविता जो है वो किसका वर्ण विषय है? तो वो बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, हम किसके जैसा बनकर सत्य को प्राप्त कर सकते हैं? कर्ण जैसा, दुर्योधन जैसा, युधिष्ठिर जैसा या विदुर जैसा? हम युधिष्ठिर जैसे बनकर जो है हम सत्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों पुराने पेपर से हैं। बालक बच गया कहानी में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया? अपने समय की शिक्षा प्रणाली पर, समाज पर, धर्म उपदेशों पर या मनुष्यता पर? तो यहाँ पर इसमें जो है प्रिय विद्यार्थियों अपने समय की शिक्षा प्रणाली पर जो है यहाँ पर व्यंग्य किया है। ठीक है, और पसोवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? पसोवा नगर किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध तीर्थ, जैन तीर्थ, राम मंदिर या क्षत्रियों के लिए? तो ये था आपके लिए जैन तीर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जैसे आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर प्रिय विद्यार्थियों आप मुझे देंगे
ठीक है, 8वें क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे कि ये जो पांचजन्य किसके लिए, किस संघ का नाम था, कृष्ण का, भीष्म का, अर्जुन का, युधिष्ठिर का। सभी विद्यार्थी मुझे इसका आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट में देना प्रिय विद्यार्थी इसका आंसर मुझे सभी। बाकी 9वां क्वेश्चन देखो, सूरदास की झोंपड़ी वाला जो पार्ट है कि सूरदास की झोंपड़ी के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या महादेवी वर्मा। तो सूरदास की झोंपड़ी के लेखक प्रेमचंद हो जाएंगे, प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा, प्रेमचंद। नागदा से उज्जैन के बीच बहने वाली जो नदी है वो शिप्रा, चंबल, गंगा, गोदावरी, तो वो आपके कौन सी नदी हो जाएगी, शिप्रा नदी हो जाएगी, ध्यान रखना कौन सी नदी, शिप्रा नदी। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि गीत गाने दो मुझे किस कवि की रचना है, गीत गाने दो मुझे, अरे ये किसकी रचना है, ये आपके निराला जी की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो जाएगी, गीत गाने दो मुझे, याद रखे निराला जी हो जाए। कहानी के केंद्र बिंदु का क्या नाम है, कथानक हो जाएगा, कथानक। कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या है, कथानक है। जनसंचार के माध्यमों के नाम लिखो, तो इसमें आप इंटरनेट कर सकते हो, साथ ही समाचार पत्र कर सकते हो, ठीक है, समाचार पत्र, रेडियो कर सकते हो, टेलीविज़न कर सकते हो, ये सब जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। 6 ककार कौन कौन से हैं, तो वो लिख सकते हैं कब, कहाँ, ठीक है, कब, कहाँ, क्यों, किसके, किस लिए, इस तरीके से, कैसे, वो सब आपके 6 ककार हो जाएंगे, ठीक है, वो लिख देना। देवसेना जो है, देवसेना कौन थी, तो देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी, मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी, ऐसा आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। देवसेना कौन थी ये याद रखना। उसी प्रकार से कार्नेलिया कौन थे, कार्नेलिया, तो कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी, आपको पता होगा, तो ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। बनारस कविता का वर्ण विषय क्या है, इस क्वेश्चन को तो वैसे मैंने करवा दिया। बनारस कविता का वर्ण विषय यही है क्योंकि इसमें बनारस की प्रमुख जैसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक यहाँ पर घटनाओं का वर्णन किया है, वह आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन है पति बने 4 मुख से क्या आशय है, पति बने 4 मुख, 4 मुख ब्रह्मा, तो पति बने 4 मुख से क्या आशय है, तो पति बने 4 मुख से यहाँ पर आशय है कि सरस्वती देवी के पति यानी ब्रह्मा को 4 मुख वाला कहा गया है, जो उनकी महिमा और ज्ञान की व्यापकता को दर्शाता है, ठीक है, तो ये लिख सकते हो। संवध्या किस विद्या की कहानी है, संवध्या किस विद्या की कहानी है, संवध्या बताओ। और संवध्या लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है, तो इसमें सत्ता का प्रतीक है शेर, ठीक है। और लेखक के अनुसार कवि कैसा होना चाहिए बताओ। संवध्या किस विद्या की कहानी, संवध्या जो है वो किस प्रकार की कहानी है प्रिय विद्यार्थियों, आंचलिक है, किस विद्या की कहानी है ये संवध्या, तो इसमें आपको यहाँ पर करना है, हाँ इसमें आपको करना है प्रिय विद्यार्थियों। संवध्या जो है वो संवध्या वो रेणु जी की कालजयी कहानी है, रेणु जी, ठीक है, रेणु जी की प्रमुख कालजयी कहानी है, ये करना है। बाकी लेखक के अनुसार कवि कैसा होना चाहिए, तो लेखक के अनुसार कवि जो है वो दार्शनिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दार्शनिक, तो इसमें यहाँ पर आप कर देना दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अगला जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको एक अपठित गद्यांश पूछा है और इसको आपको पढ़ना है, पहले पढ़ा हुआ नहीं है, इसको पढ़कर फिर आपको इसके आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखने, आपको प्रश्न जो पूछे जाएंगे। देखो पहले पढ़ लो इसको। पहले इसको पढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। लेखक ने त्याग व तपस्या की अद्भुत विभूति किसे बताया है, नारी जीवन का मूल मंत्र क्या है, और नारी जीवन का तपस्या काल किसे माना जाता है, और नारी के प्रमुख कितने रूप दिखाई देते हैं। इसको एक बार 5 बार पढ़ लेना, फिर क्या है कि क्वेश्चन को आपको ढूंढने में आसानी होगी कि भाई इस कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले कि नारी त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति है। चलो पहले का आंसर हमारा मिल गया होगा। तो यहाँ पर नारी, यहाँ पर भी नारी, यहाँ पर भी नारी, ठीक है, लगभग नारी 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 बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर इस गद्यांश का जो शीर्षक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नारी का महत्व हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, नारी का महत्व आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, नारी का, या नारी करो तो कर देना, नारी का महत्व लिखो तो लिख देना। लेखक ने त्याग व तपस्या की अद्भुत विभूति किसे कहा है, दूसरे का भी आंसर में मिल गया। दूसरे का आंसर ही फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया। देखो यहाँ पर कि जैसे नारी त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति है, मिल गया। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका ये हो जाएगा, नारी त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति है। इन्हीं दोनों तत्वों के समन्वय से हमारी भारतीय नारी का स्वरूप संगठित हुआ। नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग।
चलो एक प्रश्न तो यही बन गया। अभी हमने देखा था कि नारी जीवन का मूल मंत्र नारी जीवन का मूल मंत्र क्या है, तो नारी जीवन का मूल मंत्र हो जाएगा त्याग, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पर देखो नारी जीवन का मूल मंत्र क्या है, त्याग। तो हमारे पहले क्वेश्चन का भी मिल गया, दूसरे का भी आंसर मिल गया और तीसरे का भी मिल गया। और इस मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की तपस्या ने हम ठीक ठीक नहीं कह सकते हैं कि उसके जीवन के किस अंश में इन्हें महामयी तत्वों के विलास का दर्शन हमें नहीं मिलता, परंतु यदि हम उसके पूर्व जीवन की तपस्या का काल तथा उत्तर जीवन के त्याग का काल माने तो कदापि अनुचित न होगा। नारी के 3 रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, और इसमें अगला चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है वो भी देख लेते साथ साथ में, ताकि मिल जाए कि नारी जीवन का तपस्या काल किसे माना जाता है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन ये है। तो अब जैसे हमने पढ़ा था कि नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग, और इस मंच को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की तपस्या ने हमें ठीक ठीक से नहीं कह सकते हैं। उसके जीवन के किस अंश में इन महामय तत्वों के विलास का दर्शनिक हमें नहीं मिलता, परंतु हम उसके जीवन पूर्व जीवन की तपस्या का काल तथा उत्तर जीवन के त्याग का काल माने तो कदापि अनुचित नहीं होगा। हम यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, ठीक है। बाकी यहाँ से करो तो कर देना आप, इसका आंसर ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसको रहने देना, यहाँ से कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा इसके चौथे का आंसर। बाकी अब पांचवा क्वेश्चन भी हमने देखा था नारी के 3 रूप, तो 3 रूप हमें ये दिखाई देते, कन्या रूप हो जाएगा, एक भारी रूप हो जाएगा, एक मातृ रूप हो जाएगा। तो ये पांचवें क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया इस पैराग्राफ के अंदर। तो आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ के अंदर ये देखो पांचवें का आंसर मिल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप गद्यांश को, अगर अपठित गद्यांश को आप सोल्व करते हैं, ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ो। क्वेश्चनों को पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिल रहा है हमें, ठीक है। बाकी ये था प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। तो सभी विद्यार्थियों को करना, तो देखो टाइम मुझे कम मिल रहा है, तो अभी थोड़ा बुक में बिजी है, प्रिंट आउट निकालना है। जयपुर भी गया था, जयपुर में करवा, फिर आपके सप्लाई करना है पूरे राजस्थान के अंदर। बाकी सभी विद्यार्थियों तक वो घर घर पहुंच जाएगी वो अपनी बुक, ठीक है। राजस्थान जीके के हस्तलिखित मेरे द्वारा, कोई प्रिंटेड बुक नहीं है, मैं खुद लिख रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ उसके अंदर शॉर्टकट तरीके से। मोस्ट क्वेश्चन आप उनको पढ़कर, राजस्थान के ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ उससे बाहर क्वेश्चन आ जाए। शॉर्टकट तरीके से प्रिय विद्यार्थियों आराम से पढ़ लोगे आप। मैं ऐसी बुक तैयार कर रहा हूँ कि आप उसको जो है 5 दिन में पढ़कर आराम से टॉप कर सकते हो। 5 दिन, हाँ, पूरी बुक को 5 दिन में पढ़ लोगे आप, ठीक है। इतनी शॉर्ट कर रहा हूँ और मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा। आप मार्केट से बुक लेके आओगे, इतनी जर्डी होगी, इतनी, तो उसको पढ़ने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, आप शॉर्ट भी नहीं कर पाओगे, नोट्स बनाओगे तो भी नहीं हो पाएगा। मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, बस उसको पढ़ लेना और आराम से सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा बुक लिखने में बिजी हूँ। बाकी आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, अगर अच्छी तैयारी करनी है तो महेंद्र ब्योर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलो ओके, जय हिंद, जय भारत।